हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री को और उसमें हम लोग पार्ट कवर करने जा रहे हैं मुग़ल काल में हुमायूं को। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने मुग़ल काल में बाबर के बारे में पढ़ चुका हूँ। बहुत पहले का वीडियो मैंने इसको अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ से आपकी सीरीज़ शुरू होती है हुमायूं से। ठीक है, हुमायूं का जो टाइम पीरियड है ना दोस्तों, वो 1530 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी तक है। 1530 ईस्वी से लेकर के 1556 याद रहेगा आपको? कैसे नहीं याद रहेगा, सिंपल सी बात तो है। बाबर ने पिछले बार में 4 युद्ध लड़ा था आखिरी टाइम में ना, एक 1526 में, 27 में, 28 में और 29 में। उसके बाद से शासन आ गया किसका? मुग़ल का, हुमायूं के। मुग़ल में किसका आ गया? हुमायूं का। तो हुमायूं को पढ़ते हैं। इसका देखिए जो मूल नाम था ना, वो था नसीरुद्दीन मुहम्मद। नसीरुद्दीन मुहम्मद। जबकि जब हम आते हैं अकबर के बारे में पढ़ने, नेक्स्ट आएंगे जब अकबर के बारे में पढ़ने, तो वहाँ जहीरुद्दीन आता है, जहीरुद्दीन मुहम्मद। ठीक है ना, अकबर उसका नाम जहीरुद्दीन रहता है और इसका नाम नसीरुद्दीन है। ठीक है, माता का नाम है माहक बेगम, महागन का या महाग बेगम। इसके बाद भाई का नाम है, माई नहीं, भाई का नाम है कामरान, अस्करी और हिंदाल। भाई का नाम याद रखना आपको ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यह एकमात्र पहला ऐसा शासक था, पहला और अंतिम, जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। इससे पता चलता है कि हुमायूं कितना उदार था या कितना ही जनप्रिय था। ठीक है, कामरान, अस्करी और हिंदाल। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। हुमायूं का जो राज्याभिषेक है वो बाबर की मृत्यु के ठीक 3 दिन बाद हुआ। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद ही हुआ, 1530 ईस्वी में। और हुआ कहाँ पे? तो आगरा में हुआ। कई बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखिए दिल्ली सल्तनत तो उस समय चल रही थी, लेकिन बाबर भी जो था वो आके यहीं बसा था आगरा में, और हुमायूं भी यहीं पे है। ठीक है, तो इसका राज्याभिषेक जाहिर सी बात है आगरा में ही होगा। तो आगरा के किले में इनका राज्याभिषेक हुआ, किला में नहीं मतलब आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ। मुगल शासक पहला और अंतिम ऐसा था ये जिसने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया। मतलब कुछ हिस्सा कामरान को दिया, कुछ हिस्सा अस्करी को, कुछ हिस्सा हिंदाल को और कुछ हिस्से पे स्वयं अपना राज्य करना शुरू किया। राज्यारोहण के प्रारंभिक दिनों में हुमायूं को सबसे बड़ी जो चुनौती मिली वो मिली अफगानों से। किससे मिली? अफगानों ने सबसे बड़ी चुनौती इनको दी। हुमायूं के समकालीन अफगान नेता था जिसका नाम था शेर खां। जिसका नाम था शेर खां, अफगानों के समकालीन नेता था। दोस्तों, शेर खां का एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा, पार्ट लेकर आऊँगा। हुमायूं के जस्ट पार्ट मैं 2 नए पार्ट आपको दूंगा, एक शेर खां के बारे में और एक थोड़ा सा पार्ट हो सकता है शेर खां के साथ ही मैं आपको बता दूँ विक्रमादित्य हेमू के बारे में। ठीक है, तो अभी जहाँ जहाँ नाम आ रहा है वहाँ वहाँ बिल्कुल आप उनको सुनते चलिए, और ऐसा नहीं कि इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इसके भी लाइफ की कहानी पढ़ेंगे हम लोग। शेर खां की बचपन की कहानी, कि बचपन का नाम क्या था, कैसे इसका नाम शेर खां पड़ा। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, फरीद से कैसे शेर खां बनाई, तो पूरा का पूरा स्टोरी पढ़ेंगे, लेकिन बाद में। अभी हम लोग पढ़े हुमायूं, तो उसके बीच में इसके बारे में बात करना सही नहीं है। तो हुमायूं के समकालीन जो अफगान नेता था वो कौन था? शेर खां था। और जो दूसरा सबसे प्रबल शत्रु था वो था गुजरात का शासक बहादुर शाह। दोस्तों, सभी लोग शेर खां के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन कोई बहादुर शाह के ऊपर ध्यान नहीं देता है। बहुत कम लोग हैं जो हिस्ट्री पढ़ते समय बहादुर शाह के ऊपर ध्यान देते हैं, जबकि इससे संबंधित भी काफ़ी अच्छी कहानी है। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अलग से। इसके बाद शुरू किया हुमायूं ने कालिंजर अभियान। कालिंजर एक किला का नाम है, जगह का नाम था, और कालिंजर का किला बड़ा ही अभेद्य किला था। अभेद्य मतलब कि जिसको किसी भी दुश्मन ने जीत न पाया हो, वो अभेद्य किला था कालिंजर। ठीक है, मोहम्मद गौरी का जब लड़ाई हुआ था चंदेल वंश के शासक के साथ, तो इसी कालिंजर, वहाँ भी वो लड़ाई भी कालिंजर में ही हुआ था, मैंने बताया था आपको। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो कालिंजर अभियान किया हुमायूं ने 1531 ईस्वी में, मतलब राज्याभिषेक के ठीक 1 वर्ष बाद। इसका मुख्य उद्देश्य था बहादुर शाह को रोकना। सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो बहादुर शाह को रोकना। बहादुर शाह कौन है? गुजरात का शासक है, उसको रोकना। किंतु उसको रोकने में हुमायूं असफल रहा, जबकि रायसेन का किला हुमायूं ने जीत लिया। ठीक है, तो एक अच्छा काम और एक बुरा काम। इसके बाद एक फेमस युद्ध हुआ दोस्तों, दोहरिया का युद्ध या देवरा का युद्ध। आपके एग्जाम में पूछता है कि देवरा का युद्ध कब हुआ, तो 1532 में हुआ था दोहरिया या देवरा का युद्ध। सर्वप्रथम महमूद लोदी को इसमें हुमायूं ने पराजित किया। ठीक है ना, किसको पराजित किया? महमूद लोदी को पराजित किया। पहली बार चुनार के किले की घेरीबंदी की गई। चुनार का किला दोस्तों मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है। ठीक है, विंध्याचल जाते समय इलाहाबाद से जब विंध्याचल जाएंगे ना, तो बीच में एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है चुनार।
ठीक है। तो वहीं पर है चुनार का किला, बड़ा पुराना किला है। पहली बार ये चुनार के किले की घेरेबंदी की हुमायूं ने, जो इस समय शेर खां के अधीन था। वही शेर खां जिससे इसको भय रहता था, भय नहीं रहता था मतलब इसका सबसे बड़ा दुश्मन था शेर खां, ठीक है। क्यों? क्योंकि शेर खां भी उस समय उभरता हुआ राजा था और हुमायूं भी उभरता हुआ राजा था। तो एक राजा हमेशा दूसरे राजा को तो दबाना चाहेगा। तो इस समय यह किला किसके अधीन था? शेर खां के अधीन। और ये कर लिया घेराबंदी हुमायूं ने लगभग 4 महीने तक घेराबंदी किए रहा। घेराबंदी दोस्तों क्या होता है? एक्चुअली होता क्या था ना, जैसे एक किला है, ठीक है। तो अब किले में क्या होती थी, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। तो भाई अब सैनिक हैं, अब उस समय हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर तो थे नहीं कि लेके उतर गए अंदर, ठीक है। तो सैनिक हैं, उतनी ऊंची सीढ़ियाँ भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर भी सैनिक खड़े हैं, तो वार करेंगे तो नीचे के लोग मारे जाएंगे। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी दीवारें होती थी उसमें बड़े बड़े गेट होते थे। मान लीजिए 4 गेट, कहीं 2 गेट, कहीं 6 गेट, कहीं 8 गेट, जैसे किला होते थे उस तरह से उनका गेट हुआ करते थे। तो जब भी आक्रमण होते थे ना, तो राजा जो है वो गेट को बंद करने का आदेश दे देता था ताकि जो वहाँ की उनकी प्रजा हो वो उससे प्रभावित न हो और राजा भी सुरक्षित रहें, राजा रानियाँ, उनके बाल बच्चे जो भी वो सब उसमें सुरक्षित रहें। तो जो दूसरे जो आक्रमण कर रहे हैं ना राजा, वो क्या करते थे? वो कर देते थे घेराबंदी, मतलब किले को घेर करके चारों तरफ अपनी फौज खड़ी कर देते थे और कहते थे खड़े रहो, देखते हैं ये लोग कब तक नहीं निकलते बाहर, जिस दिन निकलेंगे उसी दिन मारेंगे, ठीक है। अपने मन में विश्वास बना के और किले की कर देते घेराबंदी। अच्छा, घेराबंदी में भी इतना दूर पे घेराबंदी करते हैं ना कि अंदर वाला अगर बाहर आएगा तो ये लोग आक्रमण कर देंगे, बाहर वो जा नहीं पाएगा, ठीक है। और अंदर से अगर कोई चाहेगा कि उन लोगों को मार दूं तो वहाँ तक उनके जो भी धनुष बाण है, तलवार है, उनकी रेंज नहीं आएगी। तो इसके वजह से घेराबंदी एक सफल प्रयास हुआ करता था उस ज़माने में, ठीक है। तो हुमायूं ने कहा कि 4 महीना तक घेराबंदी कर दिया। ये 4 महीना तक बैठ के इंतजार करना कि तुम खोले गेट तुमको मारेंगे, ये तो यार अपने आप में बढ़िया बात है ना, ठीक है। कर लिया घेराबंदी। अच्छा, ये घेराबंदी से फ़ायदा क्या मिलता था? किले के अंदर जितने भी राशन रखे हैं, जो खाने के पदार्थ रखे हैं, जब वो ख़त्म हो जाएंगे, जब लोग मरने पे उतर आएंगे तो अपने आप गेट खोलेंगे और बाहर आएंगे, और जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन भी मारे जाएंगे, ठीक है। तो 4 महीने तक घेराबंदी रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। करना ही था। शेर खां ने हुमायूं का अधीनता स्वीकार कर लिया और उसने अपने पुत्र कुतुब खां को मुग़ल सेना में भेज दिया कि भैया ले जाओ हमारे लड़के को, कसम खा रहे हैं कभी लड़ाई नहीं करेंगे आपसे, हाथ पैर जोड़ के मना लिया हुमायूं को, ठीक है। तो ये तो रही यहाँ तक की बात। 1533 में, अच्छा हुमायूं को अब क्या हुआ, एक युद्ध जीतने के बाद, कोई युद्ध नहीं हुआ था, ये तो नॉर्मल सा है, सामने वाला आदमी सरेंडर का, आप गए किसी को मारने, सामने वाला आपका पैर पकड़ लिया, भैया छोड़ दो हमको, ठीक है। तो ये तो वही वाली हाल हो गई। तो शेर खां तो वहाँ पे एकदम झुक गया कि ले जाओ हमारे बच्चे को ले जाओ, इससे ज़्यादा और क्या करूँ मैं, ठीक है। तो इस चीज़ से हुमायूं के अंदर थोड़ा सा जोश आया, ठीक है, कि हम कुछ और नया करते हैं। 1532 में दोहरिया का युद्ध होने के बाद, ठीक है, 1533 में पहुंच गया कहाँ पे, देखा एक कंडीशन ऐसी बनी। देखिए कंडीशन क्या बनी, बहादुर शाह जो था गुजरात का शासक, इसने मेवाड़ को अपनी शर्तों पर संधि के लिए विवश किया। किसको? मेवाड़ को। अब मेवाड़ कहाँ है? मेवाड़ है राजस्थान में और बहादुर शाह है गुजरात में। इसका मतलब है गुजरात के इस राजा ने राजस्थान पर हमला किया, युद्ध किया और मेवाड़ को एक शर्त रखी संधि करने के लिए, ज़बरदस्ती संधि करने के लिए विवश किया। मेवाड़ पर उस समय सिसोदिया वंश के अल्पायु, मतलब कि अभी पूरी तरह से राजा नहीं था, 18 वर्ष से कम वर्ष का बालक था, तो वो था, उसका नाम था विक्रमादित्य। वो जो अल्पायु शासक था, वो शासन था, उसका शासन था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने बेहतर तोपखाने के निर्माण के लिए टर्की से, टर्की देश का नाम है ना, टर्की से तोपची मंगा रखे थे, जिसका नाम था रूमी खां। उस तोपची का नाम क्या था? रूमी खां। रूमी खां की सहायता से नए नए बेहतर तोपखाने बनाए। और किस लिए? आक्रमण के लिए, युद्ध के लिए। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा टैलेंटेड आदमी यही तो है जिसको हुमायूं को जिससे खतरा है, बहादुर शाह। एक तो भाई शेर खां था, तो शेर खां को तो उसने दिखाई दिया अपनी औकात, बाकी था बहादुर शाह, तो बहादुर शाह से था इसको खतरा। अब बहादुर शाह से कहा था, बहादुर शाह एक तरफ अपनी जो मनमानी किए पड़ा है। इधर क्या हुआ, बहादुर शाह के इसी आक्रमण के समय मेवाड़ की राजमाता कर्णवती ने
हुमायूं के पास राखी भेजी। अब हुमायूं के पास अगर राखी भेजेंगी तो उसका रिस्पांस तो देंगे ना हुमायूं, ठीक है। तो क्या रिस्पांस आया, इसके बारे में एक वीडियो आपको दूंगा। इसके पहले मैं ये सारा पढ़ा दूंगा आपको। रानी कर्णवती के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा अभी, हुमायूं के जस्ट बाद शेर खां के बारे में, विक्रमादित्य हेमू के बारे में और रानी कर्णवती के बारे में, इनको बताते चलूँगा। रास्ते में कुछ नहीं छोड़ना है, सबके बारे में जानो, डिटेल से जानो। फिर वहाँ आपको बताऊँगा कि इस राखी भेजने के बाद क्या कहानी हुई, ठीक है, क्या मंजर बना, कि क्या मेवाड़ बचता है अपनी शर्तों पर, बहादुर शाह हारता है, जीतता है, रानी कर्णवती की इज्जत बचती है या फिर दिक्कत होता है, युद्ध हार जाते हैं लोग। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे अगले एपिसोड में ठीक है। शेर खां को अब देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए, फिर से आ गया बात शेर खां को। शेर खां को पराजित करने के लिए हुमायूं ने फिर से 1537 से 1538 ईस्वी में चुनार के किले की दूसरी बार घेरेबंदी की। एक बार तो 1531 में किया था, ठीक है, दूसरी बार घेरेबंदी की। 1538 में हुमायूं ने गौड़ पर अधिकार कर लिया। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। शेर खां भी एकदम ऊब गया कि यार बहुत हो गया, कितने दिन तक जो इनकी तानाशाही चलेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और एक भयंकर युद्ध हुआ जिसका नाम है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में हुआ था। कई बार एग्जाम में आता है चौसा का युद्ध कब हुआ, खाली इतने पूछ के खुश हो जाता है एग्जामिनर आपसे। अरे 1539 में हुआ, 1539 में हुआ। कैसे, 5 3 8 1 9, याद करो ना, 5 3 8 1 9, तो वही तो बोला लास्ट में 9 है, ठीक है ना। 1539 में याद रहेगा। हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच में हुआ। किसके, हुमायूं और शेर खां के बीच में एक दमदार युद्ध हुआ। इसके पहले दोहरिया के युद्ध में तो सरेंडर कर दिया था उसने, ठीक है, और लेकिन इस युद्ध में दमदार युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ, बुरी तरीके से पराजित हुआ, और अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया, ठीक है, जहां निजाम नामक एक भिस्ती ने उसकी जान बचाई। हुमायूं ने आगे चलकर निजाम को आधे दिन के लिए बादशाह भी बनाया। इसी निजाम भिस्ती को आधे दिन के लिए बादशाह बनाया, और निजाम ने उस आधे दिन के बादशाह बनने के दौरान चमड़े के सिक्के चलाए। वाह वाह, चलो भैया, कोई तो नायक है अनिल कपूर की तरह कि एक दिन में कुछ तो कर सकता है। एक दिन में छोड़ो, आधे दिन में कर दिया इसने, चमड़े के सिक्के चलवाए, ठीक है, किसने, निजाम ने। यह युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने, अच्छा, चौसा का युद्ध जीत लिया, और शेर खां ने इसी युद्ध को जीतने के बाद अपना नाम रख लिया शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। इसी युद्ध के बाद, चौसा युद्ध के बाद ही शेर खां ने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया, शेर शाह सूरी। अपने नाम का सिक्का भी डलवाया इसने, ठीक है, और खुतबा पढ़ने का भी आदेश दिया, खुतबा भी पढ़वाने का आदेश दिया। हुमायूं अपनी हार बर्दाश्त न कर सका और पुनः 1 साल बाद शेर शाह सूरी पर आक्रमण कर दिया। सुकून नहीं था इसको, हार कैसे गए, ठीक है, हार कैसे गए, हार नहीं गए तो फिर से हारो। बिलग्राम का युद्ध हुआ। बिलग्राम जगह का नाम है, या कन्नौज, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बात एक ही है, दो अलग अलग युद्ध नहीं है। बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध ये हुआ 1540 में। ये भी हुआ शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है। इस युद्ध में हुमायूं पुनः पराजित हुआ, एक बार फिर से हारा। फलस्वरूप वह हिंदुस्तान के तख्त पर शेर शाह सूरी का अधिकार हो गया। पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार हो गया, शेर शाह सूरी का अधिकार हो गया। इस पराजय ने हुमायूं को 1555 तक, 40 से लेकर के 1555 तक, मतलब 15 साल के लिए निर्वासन में जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत लौट के ना आना, काट कूट के फेंक देंगे, ठीक है, एकदम जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। निर्वासित हो गया, चला गया भारत से, नहीं आता है, 1555 में आएगा सीधे, ठीक है। इधर क्या हुआ, 15 अक्टूबर 1942 लिख गया, गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1542, ठीक है, 15 अक्टूबर 1542, ठीक है, 15 अक्टूबर 1542। अच्छा, 1942 में क्या होता, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अच्छा, सन देखने के बाद पता है माइंड चला जाता है, वही सोच रहा हूँ कि हुमायूं में कैसे भारत छोड़ो आंदोलन आ गया, ठीक है। तो 1542, 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो ने, दोस्तों 15 अक्टूबर को बर्थडे था उसका, अकबर का, ठीक है, याद है ऐसे ही। और बाबर का पता है, बाबर का 14 फरवरी भाई वैलेंटाइन डे अजीब अजीब बर्थडे इन लोगों का है, ठीक है, ऐसे याद था तो बता दिया आपको। हमीदा बानो ने सिंध में, अच्छा बर्थडे तो ऐसे याद आ गया, इस दिन पैदा हुआ था। हमीदा बानो ने सिंध में अमरकोट के राजपूत जिनका नाम था राणा वीर साल के महल में अकबर को जन्म दिया।
ठीक है, किसने? हमीदा बानो ने, मतलब अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के महल में हुआ था। अमरकोट का महल किसका था? राणा वीरसाल का महल था। कहाँ पे? सिंध में। अफगान शासक शेर शाह सूरी 1545 ईस्वी में और उसका पुत्र इस्लाम शाह उसके पहले 1533 ईस्वी में मृत्यु के बाद हुमायूं ने दिल्ली की ओर पुनः रुख किया, लेकिन इसको आने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। होता क्या है कि 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु भी कैसे होती है? बड़े अजीब ढंग से होती है। ये लोग एक युद्ध लड़ने गए थे, उस युद्ध के दौरान ये जीत भी जाते हैं। लास्ट में रात में पार्टी होती रहती है शाम को टाइम, ठीक है। और उसी टाइम उनके जो बम खाने रहते हैं उसमें आग लग जाती है और उस विस्फोट के दौरान इन लोगों की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह सूरी और उनके साथ उनके सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। तो 1545 में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। ये जान के चलिएगा आप। और यहीं गाजीपुर के पास आगे सासाराम पड़ता है, वहीं पे जो इनका मकबरा भी बना हुआ है, ठीक है। तो बताऊंगा, डिटेल में आऊँगा, जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो बातें करेंगे। दिसंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं जो है पेशावर पहुंचा और 1555 ईस्वी में बिना संघर्ष के लाहौर पर अधिकार कर लिया। कब? 1554 में। दोस्तों एक बात हमें नहीं समझ में आ रही थी कि 1545 में मृत्यु तो हो गई थी शेर शाह सूरी को, फिर ये 9 साल मतलब इतने दिन बाद क्यों आया, 9 साल बाद क्यों आया? तो मैंने बहुत खोजना चाहा तो पता ये चला कि शेर शाह सूरी के मरने के बाद तख्त पे छोटे छोटे सामंतों ने अपना अधिकार जमा लिया था। मतलब जो उसके अंडर में लोग थे उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। और इसकी कोई सेना तो थी नहीं हुमायूं की अपनी कोई, भाई दूसरे के महल में जाके रह रहा था, सारी सेनाएं इसकी बिखर चुकी थी, ठीक है। तो इसकी कोई सेना नहीं थी। तो 1545 के बाद जब इसको न्यूज़ पता चलता है तो पहले ये सेना बनाता है अपना, ठीक है। पूरा का पूरा एक सेना तैयार करता है। सेना तैयार करने के बाद 9 साल बाद ये जो एंट्री मारता है 1554 में पेशावर पहुंचा। जब इतनी बड़ी फौज लेके पहुंचता है ना, और उसमें सहयोग देते हैं वीरसाल भी, ठीक है, जिनके महल में अकबर का जन्म हुआ है, वो भी साथ देते हैं। और बिना संघर्ष के ही लाहौर पर ये अपना अधिकार कर लेता है। जो लोग भी छोटे मोटे रहते हैं वो लोग सरेंडर कर जाते हैं, तुरंत सरेंडर कर जाते हैं कि नहीं युद्ध हमको नहीं करना है। अच्छा, इसके बाद 1555 में एक युद्ध हुआ दोस्तों जिसका नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध बड़ा फेमस युद्ध है। मच्छीवाड़ा का युद्ध अक्सर करके एग्जाम में आ जाता है कि ये युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो याद रखिए 1555 में हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध। वापस आते समय हुमायूं ने सतलज नदी के किनारे एक बार फिर ततार खां से युद्ध लड़ा, जिसमें ततार खां पराजित हुआ। तो युद्ध हुआ था ततार खां और हुमायूं के बीच में। इसके बाद 1555 में ही एक और युद्ध हुआ है, सरहिंद का युद्ध। ये भी 1555 है, सरहिंद का युद्ध। तत्पश्चात हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूर को परास्त किया। सिकंदर शाह सूर, सर से याद रखिए, सर से सिकंदर शाह सूर, सर से सूर याद रहेगा, सिकंदर शाह सूर। जबकि मच्छीवाड़ा में ततार खां, इन लोगों को पराजित किया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश किया। 15 वर्षों बाद पुनः भारत का सम्राट बना। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं जो है दीनपना, उसके जगह का नाम है दीनपना या शेर मंडल स्थित अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। और 2 ही दिन बाद 26 जनवरी, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन 1556 में हुमायूं को मृत्यु प्राप्त हो गई, ठीक है। तो इसीलिए इतिहासकार लेनपुल, एक लेनपुल नाम है, ठीक है, इतिहासकार हैं, बहुत फेमस इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लुढ़क कर अपनी जान गंवा बैठा। सीढ़ी पर से गिर के मर रहा था ना, तो इसके लिए अंत में लुढ़क कर अपनी जान गंवा बैठा। एक लोग तो घोड़ा से गिर के मर गए थे, बताया था मैंने आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक कामिल की उपाधि दी है, से संबोधित किया और बताया कि हुमायूं ज्योतिष में बहुत ही विश्वास रखता था, ठीक है, अटूट विश्वास रखता था। इसलिए वह सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। 2 चित्रकार इसके समय में बड़े फेमस थे, एक थे मीर सैयद अली और दूसरे थे ख्वाजा अब्दुल समद। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, ये नाम याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि ये इतिहासकार किसके शासन काल में थे? कौन कौन? मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, ये 2 थे। दिल्ली सल्तनत के उपरांत हुमायूं ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके उपरांत हुमायूं ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए और चमड़े वाले निजाम भिस्ती ने, याद है ना। हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी ने सोने के सिक्के चलाए, ठीक है, हुमायूं के बाद।
हाजी बेगम जो थी वो हुमायूं की पत्नी थी, ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया और दिल्ली में 1564 ईस्वी में यह मकबरा बना है, ठीक है, जबकि इनकी मृत्यु 1556 में ही हुई थी, ठीक है। इस मकबरे का नक्शा मिर्जा गियास ने तैयार किया है। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है, प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की भी रचना हुई है और हुमायूं नामा, जिसमें हुमायूं के बारे में जीवन परिचय दिया गया है, उनकी कथा लिखी गई है। हुमायूं नामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने, जो कि इनकी बहन थी, ठीक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है, जो इनकी बहन थी। इसी के साथ दोस्तों ये वाला चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, रानी कर्णवती के बारे में और विक्रमादित्य हेमू के बारे में। हेमू के बारे में फ़िलहाल पढ़ना शुरू है, क्योंकि अकबर जब आएगा ना तो उससे पहले थोड़ा सा टाइम हेमू का रहता है, तो उसमें बताना ज़रूरी है। इसमें 3 वीडियो में आपको ये दूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर से करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। साथ ही एक स्पेशल सूचना आपके लिए है कि अगर आपके वीडियो पर ऐड आता है दोस्तों तो प्लीज़ उस ऐड को स्किप मत किया करिए। नीचे स्किप ऐड होता है ना, तो जल्दीबाजी में आप लोग स्किप कर जाते हो, तो प्लीज़ स्किप मत करिए, थोड़ा टाइम ऐड देख लिया करिए। यार मैं कहता हूँ ना तो आपको दिन भर में 4-6 बार ऐड देख लेना चाहिए, क्या जाता है। छोटी सी बात तो सर ने कहा है, अगर मान ही जाओगे, आप मेरे भाई जैसे, मेरे परिवार जैसे, अगर मान जाओगे तो क्या दिक्कत है। कोई बहुत बड़ा काम तो मैं आपसे कह नहीं रहा हूँ, और फिर मेरा परिवार हूँ इसलिए कह रहा हूँ, अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, आपको अपना समझता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों उस ऐड को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।